21वीं सदी की सबसे बड़ी खबर। इस एक दिन पूरी दुनिया की मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी या अस्या, और दूसरी तरफ एक आदमी सादी बिलर सामा बिन लाद एशियन फॉर वट व देन द मो वांटेड टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग था। ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन दो टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थी। एंड विदाउट एनी डाउट ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास ऑलमोस्ट 500 हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था, उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरें तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। जैसे अगर आज कोई बुर्ज उल खलीफा को गिरा दे। आज से एग्जैक्टली 23 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी, सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी उस जमाने में। तो अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली वाहिद सुपर पावर था, जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। अचानक एक आम से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पहुंचे। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि यह 19 में से 19 लोग मुसलमान थे, और इन सब का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लबल और यूएई से था। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, और इस सब के लिए वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए, और जैसे ही इन जहाजों ने टेक ऑफ किया, इन लोगों ने प्लेन्स को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया। और प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और कुछ छोटी छुरियां और बॉक्स कट्टर्स के साथ पूरे प्लेन को बहुत तेजी से हाईजैक कर लिया, और जहाज के दोनों पायलट को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठाया, और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली साइड पर धकेल दिया, और उन सारों को क्लियरली बता दिया कि अब जहाज के दोनों पायलट मर चुके, तो यह जहाज आप सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद आता ही लैंड करा सकता है। जिससे सारे पैसेंजर्स चुप करके अमेरिका अब इन 9 रन के बदला लेने में बहुत बड़ी जंग शुरू करेगा। इस प्लेन को लैंड करना चाहते से पूरी दुनिया गौर से अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद बुश की तरफ से ये बातें समझा रहा था कि आखिर किसने तो उसने गलती से जहाज के एक और बटन पर भी दबा दी। अमेरिका के साथ ऐसा करने की जरूरत एयरपोर्ट के टावर के साथ पूरा अमेरिका गुस्से से भरा हुआ था। इन हमलों के कुछ दिन बाद जॉर्ज बुश आखिर पूरी दुनिया के सामने एयरपोर्ट के सब को बताया बैठ जाओ कि इन हमलों के पीछे कोई जहाज को एयरपोर्ट की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। यह एक टेररिस्ट अटैक यह सुनकर न्यूयॉर्क और इन एयरपोर्ट में कंफ्यूजन फैल गई। एक ही ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाजों को हटाकर रनवे क्लियर का लीडर उसामा बिन लादेन इस जहाज का इंतजार करने लगे। बहुत दूर आराम से अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद अता नाउ गलती से दोबारा दुनिया उसामा बिन लादेन को इन हमलों के लिए ब्लेम कर रही थी। तो उसामा बिन लादेन इतने खतरनाक मिशन और अल जजीरा को इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। यह जहाज पहले के उन्होंने कुछ बाकी बयान भी ऐसे दिया था, जो काफी वजह से पूरी दुनिया के लोग कंफ्यूजन में थे। इस जहाज को 100 डिग्री टर्न किया या नहीं किया, और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा। हमलों के बाद सिर्फ और जैसे ही वह न्यूयॉर्क के सिटी पूरी दुनिया के मुसलमान और स्कॉलर सामने बहुत तेजी से अपनी हाइट से नीचे आने लगा, मुखालफत की, और क्लियरली सबको ऐसा ही लग रहा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ा पर लैंड कर सके तो उसे पता होगा। इसीलिए उधर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग इस जहाज का इंतजार पहले मुसलमानों को यह ऑर्डर्स दिया गुजरने के बाद भी कि जहाज नहीं पहुंचा किसी औरत और एयरपोर्ट में सारे लोग कन और इवन दरख्तों को भी नहीं कि जहाज गया कहाँ, और फार्मर्स तो आखिर और दूसरे ने आकर उन्हें बताया कि यह जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर जो तुमसे लड़े। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता था कि असल में हमेशा माफ करने वाले, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वसल्लम के रिलीज के हर न्यूज चैनल कैसे ऐसे कर सकता बहुत बड़ा एक्सीडेंट इसीलिए ब्रॉडकास्ट करना शुरू। ओआईसी मुसलमानों की सबसे बड़ी अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चे भी एक स्कूल में बैठा हुआ था। इन हमलों की उनके सेक्रेटरी ने आके खामोशी के अलावा उन्हें इस इंसिडेंट का मुफ्ती ने भी यह बयान दिया कि यह हमले इस्लाम के खिलाफ हैं, कि यह कोई एक्सीडेंट अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले आयतुल्लाह के सिर्फ 15 मिनट बाद ही यह बयान दिया कि इन हमलों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस तरह के 30 मिनट बाद इस्लाम की इमेज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही हाईजैक करने की ये टाइमिंग्स और इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा।
मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग रोड पर हिजाब पहनने वाली औरतों को मारने लगे कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे मुसलमानों को जॉब से निकाला गया सही, और कुछ मुसलमानों को तो जान से भी मारा गया। अपने साथियों के साथ पर पहली दफा ये डिबेट हाईजैक करके कि क्या इस्लामिक पीसफुल रिलीजन है या नहीं, प्लेन को लॉस एंजलिस के बजाय रिलीजन ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ मोड़। लेकिन इन सब चीजों के बाद जब पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही सेंस छोड़कर पहले जहाज के क्रैश को दिखा रहे थे जिसने भी किए, और इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे ना। उसामा बिन लादेन के इनकार करने के बाद के सामने अमेरिका ने सारा ब्लेम उसामा बिन लादेन पर ही डाला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान को अल्टीमेटम दिया तो लोग थोड़ा कंफ्यूज। अल-कायदा के सारे लीडर आहिस्ता इंक्लूडिंग उसामा बिन लादेन को हर हाल में अमेरिका के हवाले किया जाए, बल्कि हमला अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने आके कुछ ही साल पहले में दोबारा यह बात बताई और कहा सोवियत प्रेसिडेंट अमेरिका इज अंडर अटैक, यूएस अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुई और मुल्क के सारे जहाजों को लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें यह लोग हाईजैक कर चुके थे, और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों जहाजों का अगला टारगेट कौन सा होने वाला है। थर्ड जहाज को, जिसे एक सऊदी सिटीजन हानी हंजर उड़ा रहा था, उसने जहाज न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने के बजाय उसे अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन की तरफ टर्न किया, और जैसे ही वह वॉशिंगटन के करीब पहुंचा वह अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी, और यह जहाज बहुत तेजी से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था। और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA हेड संगीत क्वार्टर इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन के क्लिप्स दिखाने लगा। लेकिन अभी भी एक जहाज मिसिंग था। जब US आर्मी ने इस जहाज की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि यह जहाज भी वॉशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा है, और हो सकता है यह अमेरिका की पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करें। तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर 2 फाइटर जेट्स फुल स्पीड रवाना किए गए, और इन जेट्स को यह ऑर्डर दिया गया था कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर्स मर भी जाएं। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज, जिसे जैद जर्राह चला रहा था, अपने टारगेट कैपिटल तक कभी पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि जब यह जहाज हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। जैद जर्रा ने दोबारा सारे पैसेंजर्स को उसी तरह बता दिया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज के फोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं और ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे, बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाके बाकी पैसेंजर्स को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डाल दिया और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी अटैक की इजाजत है ही नहीं। और इस तीसरे और चौथे जहाज के पायलट के माँ बाप ने भी अमेरिका के रिपोर्ट्स मानने से इनकार कर दिया। और अगर इन अटैकर्स की फैमिलीज को देखा जाए तो ये कोई आम गरीब लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे अटैकर्स बहुत ही वेल ऑफ रिच फैमिलीज से थे। 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल फैली हुई थी, और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को साफ करने के लिए भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन लगे थे। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ। असल नुकसान इन बिल्डिंग से थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग में हुआ, जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं, और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गी एब्सोल्यूट हैमर्ड एजन। इन हमलों के बाद अमेरिका की मार्केट्स में पैनिक फैल गया और अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने लगी और ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के स्टॉक्स गिरने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उठाया वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने। और कहा जाता है कि इन हमलों से अमेरिका को $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, और अमेरिका की जीडीपी, जो इससे पहले 4 और 5 पर ग्रो कर रही थी, 2001 के हमलों के बाद 1 पर से भी नीचे आ गई। लेकिन अब जब स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, तो कुछ कंपनीज दरमियान में ऐसे भी थीं जिन्होंने इन हमलों से नुकसान की बजाय बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया, और इन कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाने लगे। और यह कंपनीज थी वॉर कंपनीज, गन्स बनाने वाली कंपनीज, फाइटर जेट्स और टैंक्स बनाने वाली कंपनीज। अमेरिका के ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे।
और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबको पता था कि अमेरिका अब इन 9/11 के बदला लेने में एक बहुत बड़ी जंग शुरू करेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया गौर से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की तरफ देख रही थी कि आखिर किसने और क्यों दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर अमेरिका के साथ ऐसा करने की जरूरत की है। और पूरा अमेरिका गुस्से से भरा हुआ था। इन हमलों के कुछ दिन बाद जॉर्ज बुश आखिर पूरी दुनिया के सामने आए और सबको बताया कि इन हमलों के पीछे कोई मुल्क या गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि यह एक टेररिस्ट अटैक था। और इन अटैक्स के पीछे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, अल-कायदा पनामुमा बिन लादेन और उसका लीडर उसामा बिन लाद, जो इस सबसे बहुत दूर आराम से अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। नाउ अब जब पूरी दुनिया उसामा बिन लादेन को इन हमलों के लिए ब्लेम कर रही थी, तो उसामा बिन लादेन सामने आए और अल जजीरा को इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ बाकी बयान भी ऐसे दिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग कंफ्यूजन में थे कि यह इसने किया है या नहीं किया। इन हमलों के बाद सिर्फ उसामा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान और स्कॉलर्स सामने आए और इन हमलों की सख्त मुखालफत की, क्योंकि अगर किसी ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ा हो तो उसे पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से पहले मुसलमानों को यह ऑर्डर्स दिया करते थे कि जंग के दरमियान भी किसी औरत, बच्चे, बूढ़े और इवन दरख्तों को भी नहीं काटना, और फार्मर्स और दूसरे रिलीजन के प्रीस्ट को भी नहीं मारना, सिर्फ उनसे लड़ना जो तुमसे लड़े। मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन और हमेशा माफ करने वाले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन के नाम पर कोई कैसे ऐसे कर सकता था। इसीलिए इन हमलों के बाद ओआईसी मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और उसने भी 9/11 के इन हमलों की मुखालफत की। और उनके अलावा मक्का के ग्रैंड मुफ्ती ने भी यह बयान दिया कि यह हमले इस्लाम के खिलाफ हैं। और इवन अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले आयतुल्लाह खाम आई ने भी यह बयान दिया कि इन हमलों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस सब के बाद भी इस्लाम की इमेज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही खराब होने लगी और इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग रोड पर हिजाब पहनने वाली औरतों को मारने लगे और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे मुसलमानों को जॉब से निकाला गया और कुछ मुसलमानों को तो जान से भी मारा गया। और टीवीज पर पहली दफा ये डिबेट स्टार्ट हुई कि क्या इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है भी या नहीं। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही सेंस था कि यह हमले चाहे जिसने भी किए, हम इस सब के खिलाफ हैं। ना उसामा बिन लाद के इनकार करने के बाद भी अमेरिका ने सारा ब्लेम उसामा बिन लादेन पर ही डाला। अमेरिका ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान को अल्टीमेटम दिया कि अल-कायदा के सारे लीडर्स इंक्लूडिंग उसामा बिन लादेन को हर हाल में अमेरिका के हवाले किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान इससे कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ी सुपर पावर सोवियत यूनियन को 10 साल जंग के बाद हरा चुका था। और उसामा बिन लादेन ने उस जंग में अफगान की मदद के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से तालिबान गवर्नमेंट, जिसका लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर था, उसामा बिन लादेन की बहुत ही रिस्पेक्ट किया करती थी। जिस पर तालिबान ने अमेरिका की गवर्नमेंट से कहा कि आप जिस पर ब्लेम लगा रहे हैं वो बंदा तो मान ही नहीं रहा कि उसने ये सब किया है। आप हमें प्रूव्स, हम खुद उसे सजा देंगे, और बगैर प्रूव्स के हम अपने गेस्ट को किसी के हवाले नहीं कर सकते। बट अमेरिका ने उनकी यह ऑफर नहीं मानी और कहा, देखो मैं एक सुपर पावर हूं और तुम एक आम से गरीब मुल्क हो, मुझे तुम्हें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदा मेरे हवाले करो बस, वरना हम अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को खत्म कर देंगे। क्योंकि अमेरिका के जनरल्स ने इससे पहले ही अपनी रिसर्च कर ली थी कि तालिबान हमारे सामने सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए खड़े हो सकते हैं, उसके बाद हम इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तालिबान बीइंग पठान, उन्होंने ऑफ कोर्स उनकी बात नहीं मानी। तो अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। इस जंग को रोकने के लिए तालिबान ने एक और आखिरी कोशिश भी की और अमेरिका से कहा कि हम उसामा बिन लाद को एक थर्ड कंट्री के हवाले करते हैं जो ना आपकी सुनता हो ना हमारी, और वो इंडिपेंडेंटली फैसला करें। बट अमेरिका अपने ताकत के फुल नशे में था और उसने अफगानिस्तान की यह ऑफर भी नहीं मानी और 9 के सिर्फ 1 महीने बाद अफगानिस्तान पर हमला कर प्रशंसा दिया। जॉर्ज बुश ने इस जंग को एक क्रूसेड कहा
और इसका नाम रखा वॉर ऑन टेरर, दिस क्रूसेड दिस वर ऑन टेरिम, और हर तरफ से अपनी फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजना शुरू की। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ सबसे ताकतवर अफगान था, अहमद शाह मसूद, अमेरिका ने उसकी आर्मी को फुल सपोर्ट किया और बिल्कुल अमेरिका के प्लान के मुताबिक तालिबान को निकालकर पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया। लेकिन यह सब करने के दरमियान अमेरिका के रास्ते में एक बहुत बड़ा हर्डल था, मीडिया और स्पेशली अल जजीरा, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया अब तक सिर्फ अमेरिका की साइड ही दिखा रहा था। लेकिन अल जजीरा वाहिद चैनल था जो दोनों साइड्स को दिखा रहा था, अमेरिकन साइड और अफगान साइड। अल जजीरा ने अपने टीवी पर ऐसे वाकत में दिखाए जिसमें अमेरिकन जेट सिर्फ तालिबान को नहीं बल्कि सिविलियंस को भी टारगेट कर रहे थे, जिसे अब तक बाकी सारे चैनल्स BBC, CNN वगैरह नहीं दिखा रहे थे। तो इस पर अमेरिका की फौज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले के सिर्फ 4 हफ्ते बाद काबुल में अल जजीरा के हेडक्वार्टर को अपने एक जहाज से उड़ा दिया ताकि अल जजीरा वहां रिपोर्टिंग ना कर सके। और इवन इनके कैमरामैन को दुनिया के सबसे खतरनाक प्रिजन ग्वांतनामो भेजा ताकि इन सब चीजों से अल जजीरा का मुंह बंद हो सके। अमेरिकन जनरल्स की प्लानिंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि 9/11 के सिर्फ 3 महीने बाद तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में खत्म हो गई, जिसके बाद अफगानिस्तान का कोई भी लीडर नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के एक नए लीडर की तलाश शुरू कर दी और जर्मनी की सिटी बोन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई, जिसमें उन्होंने कुछ अफगान लीडर्स को भी बुलाया और इन सबको बिठाकर जर्मनी से अफगानिस्तान के लिए एक नया लीडर चूज किए, हामिद करजई, जो बिल्कुल तालिबान के ऑपोजिट था, अनफुलफिल्ड संगीत आदमी लगता था और CIA का फेवरेट था। हामिद करजई को अमेरिका ने अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बनाया और इसकी हुकूमत को स्ट्रांग करने के लिए एक नई फौज ट्रेन की और एक नई गवर्नमेंट बनाई। दूसरी गवर्नमेंट्स को निकालना और अपनी पसंद की गवर्नमेंट बिठाना अमेरिका का पुराना बिजनेस है, लेकिन अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो उन्होंने कभी भी बाहर से किसी लीडर को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। एंड टू टॉप दैट, हामिद करजई की गवर्नमेंट इतनी करप्ट थी कि अफगान कौम उसे एक्सेप्ट कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह सब कुछ चलता रहा और ऐसा लग रहा था कि क्लियरली तालिबान यह जंग हार चुके। लेकिन 2 साल बाद 2003 में अमेरिका ने एक नई जंग शुरू की, इराक वॉर, सद्दाम हुसैन एंड ही मस्ट लीव इराक विथ 48, जिससे अमेरिका का सारा फोकस अफगानिस्तान से हटकर इराक की तरफ जाने लगा, जहां उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला, जिसे वो आज खुद भी मानते हैं। वह सद्दाम हुसैन की स्टोरी फिर हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जब अमेरिका का फोकस अफगानिस्तान से हट गया तो तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला उमर की लीडरशिप में दोबारा रीग्रुप करना शुरू किया और अमेरिकन फोर्सेस पर छोटे छोटे हमले करने लगे। सद्दाम हुसैन की हुकूमत तो इराक में खत्म हो गई, लेकिन उस जंग में अमेरिका ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की थीं जिसे छुपा आना इम्पॉसिबल था। फॉर एग्जाम्पल, इराक में अमेरिका के एक जेल से कुछ पिक्चर्स रिलीज हुई जिसमें अमेरिकन फोर्सेस इराक को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे और ये पिक्चर्स पूरी दुनिया के मीडिया में फैल गई, जिससे अमेरिका की इमेज बहुत ही खराब हो गई। और उधर अफगानिस्तान में तालिबान ने भी यह इमेज यूज करके अफगान को यह समझाने की कोशिश की कि देखो ये सब कुछ होता है। अमेरिका के जेलों में इराक के इन जुल्मों की वजह से जब बुश इराक विजिट करने गए तो वहां उन्हें जूते भी मारे गए। इस सब से अमेरिका की इराक में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी खराब हुई और तालिबान दोबारा मजबूत होने लगे। इसके अलावा तालिबान की मजबूती का एक रीजन यह भी था कि अफगानिस्तान बहुत ही एक ट्राइबल सोसाइटी है और जब भी अमेरिकन फौज किसी एक अफगान को मारती थी उसका सारा खानदान और कबीला तालिबान के साथ जाकर मिल जाता था। तो इस तरह अफगान को मारने से तालिबान कमजोर होने के बजाय और स्ट्रांग होते जाते थे और इनके नंबर्स भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। नाउ एज वी सेड कि इससे पहले उसामा बिन लाद ने 9/11 के हमले में इवॉल्व होने से लादेन को मारने के लिए एबटाबाद की तरफ रवाना हुए, जिसका पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल पता नहीं था और वहां अमेरिका में ओबामा और उसके मिनिस्टर्स ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। ये हेलीकॉप्टर्स उसामा बिन लादेन के घर में लैंड हुए
और सिर्फ 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद उसामा बिन लादेन को मार दिया और उसकी बॉडी को अपने साथ वापस अफगानिस्तान ले गए, जहां उसका डीएनए टेस्ट करके यह कंफर्म किया गया कि यही उसामा बिन लादेन है। और फिर उसकी डेड बॉडी की पिक्चर्स लेकर उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर में फेंक दिया। अमेरिकन आर्मी के मुताबिक उन्होंने उसकी बॉडी को समंदर में इसलिए फेंका और उसे जमीन पर इसलिए नहीं दफनाया क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आगे जाकर उसकी कब्र पर एक बहुत बड़ा श्राइन मजार बना दे। CIA ने उसामा बिन लादेन की लाश की पिक्चर्स US प्रेसिडेंट ओबामा को भेजी, लेकिन उन्होंने इसे रिलीज करने से इनकार कर यूनाइटेड एस्ट कंडक्शन किमा बिन ननलियर ऑफ अल्का। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो उसामा बिन लादेन के एटाबाद में होने को नहीं मानते और कहते हैं ये बहुत बड़ी एक कोई गेम या साजिश है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्योंकि एटाबाद के इस ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद अलकायदा ने अपने सीक्रेट वेबसाइट्स पर उसामा बिन लादेन की डेथ को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, जिसके बाद तालिबान ने भी उसकी डेथ को एक्सेप्ट किया और इवन उसामा बिन लाद के अपने बेटे हमजा बिन लाद ने भी इस बात को सही कहा। तो जब अमेरिका और अलकायदा दोनों इस बात को मान रहे हैं तो पाकिस्तानियों को क्या मसला है? नाउ उसामा बिन लाद के 5 बीवियों से उनके 11 बेटे थे और उसका बड़ा बेटा अब्दुल्लाह बिन लादेन आज भी सऊदी अरब के सिटी जद्दा में खामोशी से अपना बिजनेस चला रहा है, लेकिन उसकी हर मूवमेंट को सऊदी गवर्नमेंट बहुत केयरफुली नोट करती है। उसामा बिन लाद का दूसरा बेटा उमर बिन लाद जो पब्लिकली अपने बाप और उसके मिशन को गलत कहता है और उसने अपने बाप उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक किताब भी लिखी है। उसामा बिन लाद का तीसरा बेटा साद बिन लाद जो एक जमाने में अपने बाप का राइट हैंड हुआ करता था और उसामा उसे अपने बाद अलकायदा का नया लीडर भी बनाना चाहता था, लेकिन उसके इस बेटे साद बिन लाद को उसामा बिन लाद से पहले ही 2009 में मार दिया गया। उसामा बिन लादेन का एक ही ऐसा बेटा था, उसका चौथा बेटा हमजा बिन लादेन जो उसके बाद अलकायदा के लीडर्स में से था और उसामा बिन लादेन के मौत के बाद वो बार बार अलकायदा की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिया करता था, लेकिन इसे भी 2008, 18 और 19 के दरमियान अफगानिस्तान में मार दिया गया। उसामा बिन लादेन की जो फैमिली एबटाबाद में बच गई थी वो पहले तो 1-2 साल पाकिस्तान की कैद में रहे, जिसके बाद उन्हें वापस अपने कंट्रीज में भेज लिया गया और आज वह सारे खामोशी से सऊदी और यमन में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उसामा बिन लादेन की वफात के बाद उनके घर से बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट भी मिले, जिनमें उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स और उनके बच्चों के लिए कुछ वीडियो गेम्स भी शामिल थीं। इन डॉक्यूमेंट को देखकर यह भी लगता है कि उसामा बिन लादेन को पहले से पता था कि एक दिन उसे इसी तरह अचानक मारा जाएगा। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट में से एक में उनकी आखिरी वसीयत भी मिलती है, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पास अभी भी $40 मिलियन पड़े हैं और मेरे बाद इन $40 मिलियन से सिर्फ थोड़ा सा मेरी फैमिली को दिया जाए और बाकी सब अलकायदा को दिया जाए। नाउ अब जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया था और अमेरिका जिस काम के लिए अफगानिस्तान आया था वह पूरा हो चुका था, तो चाहिए तो यह था कि वह अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में बैठे रहे, क्योंकि उसामा बिन लादेन तो अब कोई मसला नहीं था, लेकिन अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और अफगानिस्तान के बहुत ही क्लोज एक नया सुपर पावर चाइना बनने वाला था और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका की प्रेजेंस इस इलाके में लाजमी थी। इसके अलावा उसामा बिन लादेन की मौत से कुछ ही अरसा पहले अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने अफगानिस्तान में रिसर्च की और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान के जमीन के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वह दुनिया के सबसे कीमती और रेयर मिनरल्स में से एक है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है लिथियम, जिससे दुनिया की ऑलमोस्ट सारी बैटरीज बनती हैं। अब अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता तो चाइना बहुत ही आसानी से इन मिनरल्स तक पहुंच सकता था। इसीलिए अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी फौज के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान की प्रेजेंस बढ़ती गई और आखिर मजबूरन 20 साल की जंग के बाद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील कर लीड और अफगानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज निकालने लगा।
और 20 साल ट्रेनिंग देने के बाद भी अफगानिस्तान की फौज कुछ दिनों के लिए भी तालिबान के सामने खड़ी ना हो सकी और अमेरिका के जाने के कुछ ही दिनों बाद तालिबान बगैर किसी लड़ाई के 20 साल बाद दोबारा अपने कैपिटल काबुल में दाखिल हुए। अफगानिस्तान की इस जंग को अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी समझा जाता है, क्योंकि 20 साल लड़ाई के बाद भी अमेरिका ने तालिबान को कमजोर करने की बजाय और स्ट्रांग बना दिया और इस जंग के बाद अफगानिस्तान को उसका टाइटल दोबारा मिल गया। एज्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर हायर्स 911 में 3000 अमेरिकन मारे जाने के बाद जो पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उसमें अब तक 4